गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने दीपावली का त्यौहार बहुत अच्छे से मना लिया होगा। अब हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान टॉपिक, लाइन एंड एंगल। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही स्कोरिंग है। ऐसी बहुत सी वीडियोस हैं जो आपके काम की हैं। मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जितनी भी मेरी वीडियोस हैं प्लीज़ वो अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करना, खासकर उन बच्चों को जो फाइनेंशियली वीक हैं, जो अपने ट्यूशन की फीस पे नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपके माध्यम से उन बच्चों का भी बहुत सारा फायदा हो जाए। तो स्टूडेंट, आज इस टॉपिक में बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे। उनमें से कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपने आज तक ना तो देखे हैं और ना ही सुने हैं। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप अंत तक बने रहेंगे और कुछ अच्छी चीज़ें सीख कर जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं लाइन एंड एंगल। तो स्टूडेंट, लाइन एंड एंगल ये जो टॉपिक है ये कंपटीशन पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं पहले लाइन की। बच्चों, लाइन क्या है? अगर मैं ड्रॉ करता हूं ये लाइन, इसको मैं लाइन बोलता हूं। क्यों बोलता हूं? क्योंकि आपने कभी भी किसी भी लाइन की विड्थ नहीं देखी होगी, उसकी मोटाई, विड्थ का मतलब मोटाई नहीं देखी होगी, उसकी खाली लेंथ देखी है। इट मीन्स लाइन इज ए विड्थलेस, लाइन इज ए विड्थलेस रे। रे का मतलब भाई, जो जैसे हम सन रे निकालते हैं, कोई भी एक ऐसा पॉइंट से कोई भी जनरेट करते हैं, वो डिस्टेंस उसको हम रे बोलते हैं। ऐसी रे जिसकी कोई विड्थ नहीं है, जिसको हम दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं, अपनी मर्जी अनुसार इसको बढ़ा सकते हैं, उस स्ट्रक्चर को, उस फिगर को हम लाइन कहते हैं। बच्चे, समझ में आ गया? लाइन क्या है? लाइन इज ए विड्थलेस रे which can be extended in both side and we can represent with the sign of arrow in both side. Got it? तो ये आपकी लाइन है। क्लियर? अब लाइन जानने के बाद आप देखेंगे कि मैंने इसको दोनों तरफ से एरो से शो किया है। ये क्या शो करता है कि इसको हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कम ज्यादा कर सकते हैं। फिर बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट, अब बेटा सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट। वो पार्ट किसी भी ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है, किसी फिगर का भी हो सकता है। तो यहाँ पर लाइन का पार्ट क्या है? लाइन सेगमेंट है। और लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक ऐसा पार्ट जिसका पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड दिया गया है, उसका पर्टिकुलर मेजरमेंट दिया गया है, उसकी लेंथ दी गई है और जिसके दो सॉलिड एंडिंग पॉइंट भी दिए गए हैं। जैसे मैंने इसको ए और बी से डिनोट कर दिया। और अब रही बात मैग्नीट्यूड की, लेंथ की, तो लेंथ में सपोज 6 सेंटीमीटर लिख देता हूं। तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे? ड्रॉ ए लाइन ए बी 6 सेंटीमीटर। तो यहां से क्या मतलब हुआ कि लाइन सेगमेंट है, क्योंकि इसके एंडिंग पॉइंट आपके पास दिया गया। जहां एंडिंग पॉइंट नहीं है वो लाइन है, जिसका एंडिंग पॉइंट मेंशन किया गया वो लाइन सेगमेंट है। और लाइन सेगमेंट का हमेशा ध्यान रखना, मेजरमेंट मिलेगा, उसकी लेंथ मिलेगी या उसका मैग्नीट्यूड मिलेगा। ये क्लियर हो गया बेटा? लाइन और लाइन सेगमेंट क्लियर होने के बाद हम बात करते हैं कि लाइन को आपने देखा कैसे है। कई तरह की लाइनें आपके सामने आती है डेली लाइफ में। एक तो आपने ऐसे देख ली, दूसरी ऐसी लाइन भी मिलती है, ठीक है। और कुछ लाइनें ऐसी भी होती है, जैसे यहां से स्टार्ट होके यूं जाएगी। तो ये अलग अलग टाइप की जो लाइनें हैं आपने डेली लाइफ में देखी है, इसको बोलता हूं जिगजैग लाइन। क्या है ये? जिगजैग लाइन। ये थोड़ा सा ना ये राउंड शेप में है, कई बार ऐसे भी मिलती है आपको। जैसे आपने हार्ट बीट का जो मैप देखा होगा, वो कुछ इसी का एग्जाम्पल है। गॉट इट? फिर ये है, ये आपकी कर्व लाइन है। और ये कर्व लाइन कौन सी है? जैसे आपने दिवाली पे पटाखे छोड़े होंगे ना, वो जो आकाश में घूमता है उसको आकाशीय बाण बोलते हैं, जो भी वटेवर, तो वो उसकी भी कुछ इस तरह की फॉर्मेशन होती है। तो ये कर्व लाइन है। क्लियर होगी बेटा? तो आपने डेली लाइफ में जो लाइन यूज करी वो कौन से फॉर्मेट की थी? एक तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन थी, एक जिगजैग लाइन थी और एक कर्व लाइन थी। अब इन्हीं पर बेस्ड आपकी आगे की टाइप्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहां पर आप देखिएगा, अब हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेट की। लाइन फॉर्मेट।
बेटा हमारे पास बेसिकली 5 फॉर्मेट्स हैं। कौन कौन सा है? नंबर 1 वन लाइन, नंबर 2 2 लाइन, नंबर 3 3 लाइन, नंबर 4 4 लाइन, नंबर 5 5 लाइन। ये बेसिकली हमारे पास स्टडी पर्पज से या डेली लाइफ में हम 5 टाइप के फॉर्मेट यूज करते हैं। तो इन फॉर्मेट को आप कहाँ कहाँ यूज करते हैं इनके बारे में डिटेल से अब डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। पहले मैं डिस्कस करता हूँ वन लाइन का। वन लाइन बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी लाइन है जिसको आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मैथमेटिकली भी और आपके डेली लाइफ में भी इसको आप ज्यादा यूज करते हैं। तो इसकी बेसिकली आपकी इन्हें 11 टाइप्स होती है। कितनी होती है बेटा? 11 टाइप्स होती है। पहली टाइप में लिखता हूं स्ट्रेट लाइन। अब आप कहोगे सर आपने बता तो दिया था लाइन वो क्या है, लाइन स्ट्रेट ही होती है। नहीं, लाइन की मैंने आपको 3 पोजीशन बताई थी, जिगजैग, कर्व और स्ट्रेट। तो स्ट्रेट लाइन और लाइन एक ही चीज है, लेकिन इसको डिफाइन करने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या, किससे कंपेयर किया जा रहा है? किसी ऑब्जेक्ट से। सपोज करो मैंने यहाँ पर कोई इस तरह से कोई फिगर बना रखा है और मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है, तो ये स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये कहां पर है? ये पर्टिकुलर इस प्लेन में है, यानी किसी पर्टिकुलर प्लेन में ड्रॉ की गई लाइन, किसी पर्टिकुलर प्लेन में ड्रॉ की गई लाइन आपकी स्ट्रेट लाइन काउंट होती है। गॉट इट? उसके बाद हम सेकंड नंबर लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, अब आप कहोगे सर हॉरिजॉन्टल भी तो ऐसी ही है। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन इसमें आपको कंपैरिजन किसके साथ करना पड़ रहा है वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं अभी। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है अगर मैं सभी की सभी को इस ग्राफ से मैच कराता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इसको कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। जब हॉरिजॉन्टल लाइन को हम ड्रॉ करते हैं तो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस कौन सा? ये, इसके पैरेलल में कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो, वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। और इसी लाइन को मैंने दूसरा नाम दे दिया, क्या? स्लीपिंग लाइन। क्या नाम दे दिया बेटा? स्लीपिंग लाइन। क्योंकि ये जैसे हम बेड पे सोते हैं तो हमारी पोजीशन कुछ ऐसी ही होती है, तो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी कह सकते हैं, स्लीपिंग लाइन भी कह सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा फर्क क्या है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। हॉरिजॉन्टल लाइन और स्लीपिंग लाइन वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, पहली बात। दूसरा, इसका जो एंगल है वो क्या होता है? 0 डिग्री का होता है। ये हम किससे मैच करते हैं? एक्स एक्सिस से। किसी भी एंगल को अगर हम मैच करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा बेस क्या है? एक्स एक्सिस है। तो इन दोनों का जो एंगल है वो आपका क्या है? 0 है। तो इसलिए इसको आप पैरेलल लाइन, स्लीपिंग लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन भी कह सकते हैं। पॉइंट समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका वर्टिकल। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल का मतलब क्या होता है? ऊपर से नीचे। जो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है ये है लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। और वर्टिकल में क्या है? ये ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर हम ड्रॉ करते हैं। और इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? वाई एक्सिस के साथ। ये क्या है? वाई एक्सिस के पैरेलल में, ये वाई एक्सिस के पैरेलल में। क्लियर हो गया? जो भी लाइन अगर अपने वाई एक्सिस के पैरेलल में है वो आपका वर्टिकल लाइन है। इसी लाइन को मैंने एक नाम और दे दिया नंबर 5 पे, स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन क्योंकि हम हमेशा जैसे खड़े होते हैं, हमारा जो पोस्चर है वो स्टैंडिंग पोस्चर है। तो उस स्टैंडिंग पोस्चर को देखते हुए इस लाइन का नाम स्टैंडिंग लाइन लिया जा सकता है। कई बार बच्चों को पजल करने के लिए वो वर्टिकल की बजाय स्टैंडिंग लाइन बोल देते हैं, तो उससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, स्टैंडिंग लाइन भी इसको आप बोल सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं इसको रब कर देता हूँ एक बार।
आपका 6th पॉइंट है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, अभी परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? एक ऐसी लाइन जो बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल सब्सटेंड करती है, क्रिएट करती है, बनाती है। जैसे ये लाइन है, ये मेरा बेस है, तो ये अगर इस पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो पाता है या मेजरमेंट 90 आता है, तो इट मींस ये लाइन क्या है? इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, या यूं कह लीजिए बेस इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, या बोथ आर परपेंडिकुलर ईच अदर। अगर ऐसा है तो उस केस में उस लाइन को मैं क्या बोलूंगा? परपेंडिकुलर लाइन बोलूंगा। क्लियर होगी बेटा? उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, अब ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? एक ऐसी लाइन है जो टेढ़ी है। ट्रांसवर्सल लाइन को मैं क्या बोलता हूं? टिल्टिंग लाइन। टिल्ट करती है जो, ठीक है, तिरछी लाइन, स्लैंट लाइन, स्लैंट लाइन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इस लाइन को खींचने के लिए एक कंडीशन है। ट्रांसवर्सल लाइन को हमेशा पैरेलल लाइन के लिए यूज किया गया है। सपोज मेरे पास पैरेलल लाइन है, अगर मैं कोई ऐसी टिल्टिंग लाइन ड्रॉ करता हूं जो उसको इंटरसेक्ट करती है, उस केस में वो जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को मैं ट्रांसवर्सल लाइन बोलता हूं। ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? ट्रांसवर्सल लाइन के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग का मतलब भी कुछ मिलता ही जुलता है, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्ट का मतलब किसी पैरेलल लाइन से नहीं है। ये इंटरसेक्ट किसी एंगल का भी हो सकता है, ठीक है। सपोज करो मैंने एक ये कोई लाइन ले ली, इस लाइन को इस लाइन ने कट कर दिया, कटिंग लाइन भी इसको आप बोल सकते हो। इसको क्या बोलोगे? कटिंग लाइन भी बोल सकते हो, इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोल सकते हो, क्रॉस लाइन भी बोल सकते हो, एसलेंट लाइन भी बोल सकते हो, कुछ भी। इसके बहुत सारे सिनोनिम्स है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी लाइन क्या है? जरूरी नहीं कि इसी एंगल में मिले, वो आपको ऐसे भी मिल सकती है, ऐसे भी मिल सकती है, ऐसे भी मिल सकती है, बिल्कुल ऐसे भी मिल सकती है, यानी वो किसी भी फॉर्म में वो इंटरसेक्ट करती है, तो वो लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन काउंट होती है। क्लियर हो गया बेटा? इसके बाद नेक्स्ट लाइन है ऑब्लिक लाइन। ऑब्लिक, अब आपने ये वर्ड ऑब्लिक है ना, हमेशा जब राइटिंग करते हो कुछ भी, तो उसमें ऑब्लिक वर्ड आप यूज करते हो, आइदर हिंदी और इंग्लिश की जब राइटिंग करते हो, तो ये आपको सुनने को मिला होगा, आपने यूज भी किया होगा। जैसे किसी भी डॉक्यूमेंट का जब हम डिस्पैच नंबर यूज करते हैं या डेट डालते हैं, डेट में भी हम कई बार ऐसे डालते हैं, जैसे, तो ये जो लाइनें हैं, ये कैसी लाइन है? ऑब्लिक लाइन है। कैसी लाइन है ये? ऑब्लिक लाइन है। इन लाइन को स्लैंट लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऑब्लिक लाइन के बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, और इसको अगर आप चेक करना चाहें, इसकी शेप को अगर समझना चाहें, तो ये आपको लेटर देखा होगा ना, लेटर सीढ़ी घर में होती है, तो उस तरह से डायगोनल लाइन भी बोल सकते हो उसको। तो ये सारे के सारे इनके सिनोनिम से आप बुक में भी इनको देख सकते हो, ये ऑब्लिक लाइन है। क्लियर होगी बात? 10th पॉइंट है, यहां लिख देता हूं 10th पॉइंट, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट लाइन। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी चीज को कंक्लूड करते हैं, कंक्लूड का मतलब जब हम इकट्ठा करते हैं, ये साइंस का वर्ड है। जब साइंस में आप रे पढ़ोगे ना, लाइट रे का, तो वहां पर आपको ये वर्ड मिल जाएगा। कन्वर्जेंट लाइन का मतलब क्या होता है? जब हमारे पास बाहर से कई चीजें, कई रे आपकी एक पॉइंट पे आके मिलती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट रे कहते हैं। और उसका अगर हम सेगमेंट ले लेते हैं, तो कन्वर्जेंट लाइन काउंट होती है वो। ऐसे ही डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट में क्या इसका अपोजिट है? जब हम किसी एक सिंगल पॉइंट से बाहर रेज को भेजते हैं, यानी कि लाइन सेगमेंट इनका अलग अलग पार्ट ले लेते हैं, तो ऐसी लाइन डाइवर्जेंट लाइन कहलाती है।
क्लियर। अब एक लास्ट पॉइंट रहता है इसका, एडजेसेंट लाइन। एडजेसेंट लाइन, एडजेसेंट वर्ड आपने सुना होगा। इसको मैं अगर समझाऊं तो लोकल वे में, ये पड़ोस का, आपकी पड़ोस की दीवार है, ठीक है, मकान की दीवार है, उस दीवार को अगर आप कॉमन कर लेते हैं तो लेफ्ट पार्ट में दूसरा और राइट पार्ट में दूसरा, तो ये जो कॉमन वॉल है वो एडजेसेंट वॉल का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक ये कोई भी एंगल ले लिया, इस एंगल को अगर मैंने, यहाँ अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, सपोज मेरा ये कोई एंगल है और मैंने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है, एडजेसेंट लाइन काउंट होगी, किसके लिए, इस एंगल के लिए भी और इस एंगल के लिए भी। क्लियर होगी बात, यानी कि कॉमन जो साइड है वो आपकी एडजेसेंट होती है। तो बेटा ये थे वन लाइन की टाइप्स जो आप डेली लाइफ में देख भी चुके हो और पढ़ भी चुके हो। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अगर इस पॉइंट में से कोई आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू लाइन। अब हम डिस्कस करेंगे टू लाइंस के बारे में। वैसे तो ये वही स्ट्रेट लाइन है, लेकिन जब हम किसी भी एक आइटम को एक अलग शेप में रख देते तो उसका एक अलग नाम रख दिया जाता है। जैसे फोर व्हीलर है, अब फोर व्हीलर का मतलब क्या है, फोर व्हील तो कार के भी होते हैं, फोर व्हील आपके छोटी जो व्हीकल है उसका भी होता है, मेटाडोर का भी होता है, जीप का भी होता है ना। और बहुत सारे टाटा कार है, नैनो कार है, बहुत सारी कार है जिसका अलग अलग नाम रख दिया है तो फोर व्हीलर, ऐसे तो है ना फोर व्हीलर। तो ठीक इसी प्रकार से टू लाइंस, जब मैं एक साथ टू लाइन को ड्रॉ करता हूं तो वो एक अलग नाम से रिप्रेजेंट होती है, उसको मैं क्या बोलता हूं, पैरेलल लाइन। क्या है वो, पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन क्या होती है तो ये भी स्ट्रेट लाइन, ऐसी लाइनें जो दोनों तरफ एक्सटेंड करने के बाद कहीं पर भी ना मिले और उनके जो बिटवीन का जो गैप है, जो उनके बीच का जो गैप है वो हर पॉइंट पे सेम रहे। अगर मैं यहां से इसको मेजर करूं तो डिस्टेंस, यहां से करूं तो डिस्टेंस, लास्ट से करूं तो डिस्टेंस, हर जगह वो गैप, वो डिस्टेंस वो सेम रहे। अगर सेम रहता है तो वो क्या है, पैरेलल लाइंस है। और इसका जो एग्जांपल है ना, फॉर एवर एवरीवन नोज दैट, कि रेलवे ट्रैक इसका सबसे सॉलिड एग्जांपल है। रेलवे ट्रैक आप देखेंगे कहीं पर भी वो आपस में लाइनें नहीं मिलती। अगर ऐसा होता तो लाइन जो उसके ऊपर ट्रेन चलती वो चल ही नहीं पाती, क्रैश हो जाती। तो ये सबसे सॉलिड एग्जांपल है रेलवे ट्रैक पैरेलल लाइन का। क्लियर होगी बात ये। इनमें हम टू लाइंस को एक साथ यूज करते हैं, अपनी मर्जी से छोटा बड़ा नहीं, एक साथ जब हम दो लाइनें ड्रॉ करते हैं तो पैरेलल काउंट होती है। हम बात करते हैं फिर थ्री लाइंस की। थ्री लाइंस आपने ही यूज किया तो है, लेकिन उसको कभी सही से ने पॉइंट आउट नहीं किया, नोटिस नहीं किया। जब हम नोटबुक बच्चे को परचेज कराती है, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो सारा का सारा प्राइमरी सेक्शन से रिलेटेड है। थ्री लाइंस, ये वैसे 9th क्लास का क्वेश्चन है। इस तरह से वो एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करता है जहां से उसके एंगल्स को वो डिफाइन करवाता है, उनके बीच का रिलेशन चेक कराता है। तो ये जो सेंटर लाइन है ये कौन सी है, एडजेसेंट पैरेलल लाइन। ये कौन सी है, एडजेसेंट पैरेलल लाइन, क्योंकि ये एक ऐसी कॉमन लाइन है जो इसके साथ भी पैरेलल है और इसके साथ भी पैरेलल है। क्लियर होगी बात। हम बात करते हैं अब फोर लाइन की। फोर लाइन इकट्ठी आपको कहां मिलेगी। हम बात करते हैं अब फाइव लाइन की, ये आपको इकट्ठी कहां मिलेगी। तो अब जरा सा ध्यान बढ़ा के रखना, अभी मैं इनको डिस्कस करने जा रहा हूं तो बने रहे। मैं आपको एक छोटे से ट्रिप पे लेके जाता हूं। जब आप छोटे से थे, 2.5-3 साल के, 4 साल के, आपकी मम्मी या पापा या बड़े ब्रदर या जो भी आपका रिलेटिव है आपको प्ले स्कूल में या नर्सरी स्कूल में छोड़ने के लिए गए थे, तब वहां आपका जो बुक सेट मिला था तो उनमें नोटबुक का सेट भी आया था जिसको
4 लाइन या 3 लाइन्स या एक मल्टी लाइन की कॉपी कहा जाता था, 4 in 1 बोलते हैं उसको, 4 in 1 कॉपी बोला जाता था। तो उसके अंदर जब मैं ये 4 लाइन देखता हूं, ये जो अपर और लोअर जो लाइन है उनका सेम कलर होगा और जो अंदर वाली लाइन है उनका अलग होगा। ऐसी लाइनें कहां पर काम आती हैं? जब आप इंग्लिश अल्फाबेट की प्रैक्टिस करते हैं, जब आपको अल्फाबेट्स को राइटिंग करना सिखाया जाता है, ठीक है, उस टाइम ये काम आती है। ऐसे ही 5 लाइन्स, तो स्टूडेंट आपने 4 का तो देख ही लिया होगा, लेकिन 5 का मेरे ख्याल से नहीं देखा होगा। तो 5 लाइन का जो सबसे इम्पैक्ट आता है वो राइटिंग स्किल्स के लिए ही आता है। जहां भी आप देखोगे तो ये हिंदी की जो राइटिंग है, हिंदी की राइटिंग के लिए, हिंदी के जो अल्फाबेट हैं उनको लिखने के लिए हम 5 लाइन का यूज करते हैं। क्यों? देखिए, अगर 4 लाइन की मैं बात कर रहा हूं तो जो कैपिटल लेटर्स हैं उनको अपर केस में लिखते हैं, अपर 3 लाइन्स में लिखते हैं, ठीक है। जो लोअर केस है, लोअर केस में कई बार क्या होता है कि जिस तरह से जी है, एफ है, वाई है, ठीक है, इस तरह की जेड है, उस तरह की लिखने के लिए हम लोअर केस के लिए लोअर 3 लाइन्स को यूज करते हैं इंग्लिश में। जबकि हिंदी में हमें डायरेक्ट पांचों की पांचों लाइनों का प्रयोग करना होता है उनको अल्फाबेट लिखने के लिए। जब हम मात्रा लिखते हैं तो मात्रा के लिए हमें ऊपर की 2 लाइनों का यूज करना पड़ता है। समझ में आएगी बात? और ऐसे ही नीचे की जब मात्रा आती है तो नीचे की 2 लाइनों का यूज करना पड़ता है। तो बेटा ये थी आपकी लाइन, उनके फॉर्मेट्स, उनकी टाइप। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें से कोई पॉइंट आपका छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़कर मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट आपका एंगल के बारे में। व्हाट इज एंगल, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, एक बार रब करता हूं स्टूडेंट। अब हम एंगल को डिस्कस करते हैं। एंगल को मैं एक बार आपको रफ ड्रॉ करके बता देता हूं एक्चुअली है क्या। ये आपका इनिशियल साइड है, ये आपकी टर्मिनल है और ये इसके बीच का एक रिलेशन है। अगर मैं एंगल को समझाना चाहूं तो ऐसे समझा सकता हूं, जब टर्मिनल लाइन इनिशियल लाइन के साथ रिलेशन बनाते हुए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होती है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कंप्लीट करती है या पार्शियल रोटेशन करती है, तो उन दोनों के रिलेशन से जो एंगल बनता है उसको हम एंगल कहते हैं। गॉट इट? या यू कह सकते हैं एंगल इज द इंक्लिनेशन ऑफ टू साइड which are generated from a common point, that is it would be either O A whatever। ये आपका एंगल है। क्लियर होगी बात? ये दोबारा से फिर समझ लीजिए। when terminal side rotate either clockwise or anti-clockwise, then the relation between terminal and initial is called the angle। या इसको हम क्या कहेंगे? इंक्लिनेशन ऑफ टू साइड्स which are generated from a common point is called angle। क्लियर? अब मैं इसको और समझाने के लिए थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं क्लॉक का ही। जैसे हम डेली रूटीन में घर में क्लॉक देखते हैं, वॉल पे देखते हैं, हाथ पे भी आपकी रिस्ट वॉच होती है उसको देखते हैं, तो वहां से मैं आपको एग्जांपल दे के समझाना चाहता हूं। सपोज ये आपके पास कोई भी वॉच है, ये आपका इधर 9 है, इधर आपका 12 है, इधर आपका 3 है और यहाँ पे आपका 6 है। आपके इसमें यहाँ पे 3 हैंड है, सेकंड हैंड, मिनट हैंड और आवर्स हैंड, ठीक है। जब भी कोई भी हैंड कंप्लीट रोटेशन कर लेता है तो वो 360 डिग्री को जनरेट करता है, 360 कंप्लीट कर लेता है। अब मैं आपको समझाता हूं अपने मिनट हैंड से। जब ये मिनट हैंड रोटेट होकर कंप्लीटली
वापस यहीं पे आ जाता है, तो आप क्या देखेंगे कि वहां पर 360 का कंप्लीट एंगल जिसको बोलते हैं, कंप्लीट एंगल, फुल एंगल भी इसको बोल सकते हैं, वो क्रिएट होता है। लेकिन जब ये मिनट हैंड घुमा तो उसमें कितने मिनट लगे उसको, 60 मिनट्स। कितने मिनट लगी उसको, 60 मिनट। यानी कि हम इसको मैथमेटिकली कैसे समझ सकते हैं, इन 60 मिनट मिनट हैंड कंप्लीट द एंगल ऑफ 360, और इन 1 मिनट एंगल कितना होगा, 360 डिवाइडेड बाय 60, 6 डिग्री का। यानी कि आपके पास कंक्लूजन क्या आ गया, 1 मिनट के अंदर जो मिनट हैंड है वो 6 डिग्री का एंगल जनरेट करता है। तो इस हिसाब से जो आपकी टर्मिनल की जो लाइन है, जितने मिनट रोटेट होगी उसको 6 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका एंगल यहां पर मेजर हो जाएगा। क्लियर होगी बात। या फिर एंगल कैसे बनाया जाता है उसको मैं लास्ट में आपको कंस्ट्रक्शन की फॉर्म में भी समझाऊंगा, तो तब तक आप बने रहे। आगे हम डिस्कस करते हैं एंगल की टाइप के बारे में। नंबर 1, पहले मैं टाइप लिख देता हूं, टाइप्स। नंबर 1, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट का मतलब क्या है कि ऐसा एंगल जो 90 से कम है, 90 से कम, चाहे वो 89.9 आ जाए तो वो एक्यूट एंगल है। 0 से 90 से कम कोई भी है, 90 से कम का आपका एक्यूट एंगल है। क्लियर होगी बात। उसके बाद नंबर 2, राइट एंगल। राइट एंगल ये आप सभी जानते हैं, राइट एंगल का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री। जब टर्मिनल और इनिशियल साइड दोनों 90 डिग्री की फॉर्म में आ जाते हैं, तो परपेंडिकुलर फॉर्म में आ जाते हैं, तो उस टाइम हम जब मेजर करते हैं उस एंगल को तो वो हमारा 90 डिग्री का बनता है। क्लियर होगी बात। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या है कि ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, वो एंगल आपका ऑब्ट्यूज एंगल काउंट होता है। क्लियर होगी बात। अब हम बात करते हैं, जब हमने 180 का नाम ले दिया तो नेक्स्ट है आपका स्ट्रेट लाइन एंगल। नंबर 4 है आपका स्ट्रेट लाइन एंगल। अब जैसे लाइन स्ट्रेट होती है, ये एंगल है, आप कहोगे सर ये एंगल कहां से हुआ। आप ये देखिए ध्यान से, अगर मैं यहां पर आपका रोटेटिंग पॉइंट अगर यहां पर फिक्स करता हूं, और ये आपका टर्मिनल साइड है, जब ये रोटेट होता हुआ ऐसे रोटेट होकर यहां पर आ जाता है, जब ये इस फॉर्म में आ जाता है, यानी कि आप देखेंगे ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, उस केस में ये जो आपका एंगल है वो आपका क्या होगा, स्ट्रेट एंगल कहलाएगा, और इस एंगल को हम 180 डिग्री मानते हैं। 180 डिग्री के आपका स्ट्रेट लाइन एंगल है या स्ट्रेट एंगल है। क्लियर होगी बात। ये बच्चे यहां तक समझ में आ गया सबको। इसके बाद हम बात करते हैं फुल एंगल की। फुल एंगल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको रोटेशन का बताया था। फुल एंगल का मतलब क्या है, सपोज मेरा यहां से ये मेरा कोई भी इनिशियल साइड है, और जब टर्मिनल साइड यहां से सर्कुलर मोड में रोटेट होती हुई वापस सेम पोजीशन पर आ जाए जहां थे, इस पे यहां से अगर स्टार्ट करता हूं या यहां से स्टार्ट करता हूं यहीं पर आ जाए तो वो कंप्लीट एंगल है। या अगर यहां से स्टार्ट ना करके अगर मैं इसी से उठा लेता हूं उसको, यहां से स्टार्ट करके यहीं ले आया, यानी कि जहां से आप स्टार्ट किया, यानी कि इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट जहां एक हो जाता है वो आपका कंप्लीट एंगल है, उसको हम 360 डिग्री काउंट करते हैं। कितना मेजरमेंट आता है वो 360 काउंट होता है।
क्लियर होगी बात। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल। यही से बता देता हूं मैं। सपोज करो कि मेरा यहाँ पे 45 डिग्री है, रिफ्लेक्स एंगल की बात कर रहा हूं मैं, रिफ्लेक्स एंगल। अब आपको ना कंप्लीट एंगल मैं बता चुका हूं, कंप्लीट का मतलब कंप्लीट रोटेशन, इतना आपका इनसाइड है, तो आउटसाइड में कितना बच गया, ये जो रिमेनिंग एंगल बच गया आउट ऑफ 360, वो आपका क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। यानी कि आपका इनर एंगल को अगर मैं 360 में से लेस कर देता हूं, तो वो जो बाकी का एंगल बच गया वो अपना क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। या यूं कह लीजिए 360 में से रिफ्लेक्स एंगल को माइनस कर देंगे तो वो इनर एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करता हूं, इसको रब कर देता हूं एक बार। नेक्स्ट एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि ये क्या है, ये एक ऐसा ग्रुप है जहां एक से ज्यादा एंगल को मर्ज करके 90 का सम किया जाता है। यानी कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, एक या एक से ज्यादा एंगल जिनका सम 90 डिग्री बनता है, one or more than one angle, if their sum is 90 degree, then we can say all are complementary angles। तो इसको हम कैसे कहेंगे, सपोज करो मैंने एक एंगल आपका ये यहां बना दिया, एक एंगल यहां बना दिया और एक एंगल ये आपका यहां पर है, ठीक है। ये आपका पार्ट, ये पार्ट, इन तीनों पार्ट को ए बी सी, तो अगर मैं एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी इक्वल टू 90 कर देता हूं, तो इट मीन्स ऑल ए बी सी आर कंप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री भी कुछ ऐसा ही है। सप्लीमेंट्री में क्या है, अगर मैं किन्हीं भी एक या एक से ज्यादा एंगल को जोड़ के अगर 180 का एंगल क्रिएट कर लेता हूं, तो ऐसे एंगल्स मेरे क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। यानी कि one or more than one angle whose sum is 180 degree, then all are supplementary angles। Got it। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा एंगल 1 2 3 4 5 6, अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6, अगर इनका सम 180 आता है, तो इट मीन्स 1 to 6 all are supplementary angles। Got it। इसके बाद बात करते हैं अपोजिट एंगल की। अपोजिट भाई जैसे कि नाम से भी आप जान सकते हैं, अपोजिट, अपोजिट का मतलब आमने सामने। आमने सामने का मतलब जब दो इंटरसेक्टिंग लाइन आप देखें, तो वहां पर ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। ऐसे सेम एंगल्स को हम अपोजिट एंगल्स में काउंट करते हैं। यानी कि अगर इसकी बात करूं 1 2, यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, क्यों है, अपोजिट एंगल है। ध्यान रखना अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होंगे। गॉट इट। इसके बाद हम बात करते हैं पैरेलल लाइन से रिलेटेड एंगल्स की। अगर मेरे पास एक पैरेलल लाइन है, इस लाइन से रिलेटेड भी बहुत सारे एंगल जनरेट होते हैं। पहला है 10th पार्ट, कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऐसे एंगल होते हैं जो ट्रांसवर्स लाइन के एक ही तरफ होते हैं, लेकिन उसमें क्या हुआ, एक पैरेलल लाइन के अंदर और एक पैरेलल लाइन के बाहर होता है। वो चाहे ऐसे फॉर्म में हो या फिर ऐसे फॉर्म में हो, ये तो हो गया ऐसे, समझ में आई बात। तो ऐसे एंगल को, यानी कि अगर मैं 1 और 2 लिख दूं, 3 और 4 लिख दूं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इंटीरियर एंगल।
इंटीरियर एंगल की यहाँ पे हमारे पास टू पार्ट्स बन सकते हैं, एक आपका इंटीरियर और दूसरा एक्सटीरियर। हाँ, इसको हम ऑल्टरनेट, सॉरी यहाँ इंटीरियर की बजाय ऑल्टरनेट एंगल। हमारे पास दो तरह के ऑल्टरनेट होते हैं, क्या, एक इनर पार्ट में, एक और एक्सटीरियर पार्ट में। तो यहाँ से क्या होगा, अगर मैं इस एंगल को यानी कि एंगल 5 और ये 4 इसको लेता हूं तो ये क्या है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, यानी कि इंटीरियर पार्ट में है। तो ऐसे एंगल को मैं यानी कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, ये क्या है, मेरे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है। ये कैसे है, इंटीरियर अल्टरनेट है। ऐसे ही 2 और यहाँ पे 7 भी हो सकता है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। ये सारे क्या है, इंटीरियर में। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। एक्सटीरियर में क्या होगा, ये भी बाहर का और ये भी बाहर का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, यानी कि एक लाइन के उस तरफ और दूसरा लाइन के उस तरफ। ये होता है अल्टरनेट में, जब वो इंटीरियर में हो या एक्सटीरियर में, ये ध्यान रखना। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपका एक्सटीरियर एंगल है। कौन से, अल्टरनेट 3 और 6, ये आपकी क्या है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है। क्लियर होगी बात बेटा। अब इन सब एंगल्स के बेस पे मैं एडजेसेंट एंगल को डिस्कस करते हैं नंबर 12 पे। सपोज ये कोई एंगल है, जैसे एडजेसेंट साइड बताई थी वही चीज है इसके अंदर भी। यहाँ का इसका कोई भी बाइसेक्टर है, इंटरसेक्टर है, वो कम ज्यादा हो सकता है। ऐसे केस में ये जो एंगल है, एंगल 1 और 2 बोथ आर एडजेसेंट एंगल। क्लियर होगी बात ये। अब इन सब के बेस पे मैं आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल बताता हूँ कि किस तरह से हम एंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और ये कई बार बच्चों के लिए बड़ा चैलेंजिंग है कि मैं एंगल किस साइड बनाऊं, लेफ्ट साइड बनाऊं या राइट साइड बनाऊं। सपोज करो मैंने ये कोई एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि जब भी आप कोई एंगल बनाते हो ना, तो वहां पर आप रे नहीं लेंगे। वो डिपेंड करता है कि स्टेटमेंट कैसी है। अगर सिंपल आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, 70 का बनाना है, 30 का बनाना है, तो उसमें आप रे ले सकते हैं। लेकिन अगर वहां पर उसका मैग्नीट्यूड मेंशन है, उसकी लेंथ मेंशन है, तो वहां पर आप एरो साइन नहीं यूज करेंगे। मैंने कोई स्ट्रेट लाइन ले ली, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये क्या है, इनिशियल पॉइंट है, जिसको मैंने ओ मान लिया। अब मुझे करना क्या है, एंगल ड्रॉ करना है 30 डिग्री का। अब पहली बात तो 30 डिग्री मैं इस पॉइंट पे बनाऊं या इस पे बनाऊं। मैं इसको पहले सेगमेंट के तौर पे ले लेता हूं। मैंने इसको ए और बी को सेगमेंट ले लिया, ठीक है, जहां ए मेरा इनिशियल पॉइंट है। अब 30 डिग्री को बनाने के लिए मैं बी पर कंपास रखूं, कंपास किस पे रखूं, बी पे रखूं या ए पे रखूंगा। ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है बच्चों के लिए, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। अगर आपने लेफ्ट पॉइंट को लिया, लेफ्ट पॉइंट को लेकर अगर आपने एंगल ड्रॉ किया, तो वो आपका क्या जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। इसको मैं क्या बोलता हूं, एंटी क्लॉक। और एंटी क्लॉक जब वर्ड आ गया तो वहां पर मेरा जो एंगल है वो क्या है, पॉजिटिव है। जितने भी पॉजिटिव एंगल हैं वो मैं एंटी क्लॉकवाइज मोड में बनाऊंगा। जितने आपके नेगेटिव एंगल्स हैं वो मैं इस साइड से बनाऊंगा क्लॉकवाइज। यहां पर मेरा नेगेटिव एंगल्स आएंगे। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि आपको जो एंगल दिया गया 30 के आगे ना तो माइनस लगी हुई है ना प्लस लगा हुआ है। तो जब कोई साइन नहीं है तो ऐसे केस में उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो इस वे में हम इसको एंटी क्लॉकवाइज वे में इसको हम बनाएंगे। अब बनाएंगे कैसे, मैंने क्या किया, कोई भी एक लाइन सेगमेंट ए बी ले लिया। ए पर मैंने कंपास की टिप रखी, टिप रख के आपकी मर्जी है उसको कितना भी आप खोलो, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ज्यादा नहीं खोलना क्योंकि वो बहुत ओड लगेगा, क्योंकि वो पेज को ज्यादा कवर करेगा। तो ना ज्यादा कम ना ज्यादा खोलना उसको, ठीक है। तो आपने सपोज यहाँ पर टिप रखी 1 या 2 सेंटीमीटर की,
तो यहाँ पे टिप रखने के बाद आपने एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से उसको कर्व लाइन ड्रॉ करनी है, या इसको आप कहोगे आर्क लगानी है। ये एक किस्म से आर्क भी है। क्या ये आर्क भी है? तो अब इस रोटेशन में उतना ही खुला रखो, कंपास की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। अब यहां से उस टिप को यहां से उठाकर यहां रखो। अब दोबारा से यहां टिप रखी तो जितना खुला हुआ था उसको सॉफ्टली ऐसे कट करो, इस तरह से थोड़ा सा बड़ा करो, क्योंकि 180 तक आपकी थ्री आर्क बनेगी। ये ध्यान रखना, जितना आपने यहां खोल के इसको आर्क लगाया उतना खोल के रखोगे तो यहां से विदाउट किसी मॉडिफिकेशन के अगर आर्क लगाते हो तो 3 आर्क ही बनेगी, जो कि थर्ड आर्क आपकी यहां पर इंटरसेक्ट होगी। तो जो पहली आर्क है, अगर इस आर्क को मैं आपके इनिशियल पॉइंट से मिला देता हूं तो ये मिलाने से मेरा क्या है 60 डिग्री को जनरेट करता है। कितने डिग्री को? 60। यानी कि मैंने 180 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आर्क की वजह से 3 पार्ट में डिवाइड करने से क्या हुआ 60 60 60 हो गया। अब मुझे क्या करना है 30 का चाहिए। जो एंगल चाहिए उस लाइन को आप बोल्ड करेंगे, बाकी को डॉटेड लाइन करेंगे, कच्ची लाइन इसको करेंगे। ठीक है, अब 30 कैसे आएगा? यहां तक तो 60 आ गया। 60 का अगर मैं हाफ करता हूं तो कितना होगा 30। इसका हाफ कर दो। अब बचे हाफ कैसे करेंगे? उसका तरीका है कि आप उस कंपास को जितना खुला हुआ उतना ही रखो, कोई मॉडिफिकेशन ना करो। वापस उस कंपास की टिप को यहां रखो और ये जो आर्क यहां पर लगाई है ना उसको यहां लगा दो ऐसे। अब ये आर्क आपकी पैरेलल में यहां लगी, उतना ही खुला रखो, टिप को उठाओ और यहां पर रखो, फर्स्ट आर्क पे रखो। ठीक है, जितना खुला हो उतने से ही अपवर्ड में आपने क्या है एक आर्क लगा दी। ठीक है, अब जब दोनों आर्क जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट से और इस इनिशियल पॉइंट के बीच में एक रे जनरेट कर दो, एक लाइन ड्रॉ कर दो। जो ये लाइन ड्रॉ होगी वो इसको इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करेगी, 30 इधर और 30 इधर। तो इस तरह से आप किसी भी पॉजिटिव एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे जैसे मैंने काम किया है वैसे वैसे उसके वर्किंग स्टेप्स लिख दो। जैसे जैसे आपने लिखा वो आपकी कंस्ट्रक्शन आ गई। तो आपको एग्जांपल के तौर पर जब भी कोई क्वेश्चन आता है कंस्ट्रक्ट ए 60 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, तो जो जो मैं आपको वर्बल बोल रहा हूं वो सब आपको रिटन में लिखना है। कैसे? पहला पॉइंट आपके लिखेंगे टेकिंग ए बी अ लाइन सेगमेंट। अब सेगमेंट की जहां तक बात है, अगर उसकी कोई अगर पर्टिकुलर लेंथ दे रखी तो वो लेंथ मेंशन कर दो। ठीक है, अब उसके बाद नंबर 2 पे आपके लिखोगे टेकिंग पॉइंट ए कैसा एज ए इनिशियल पॉइंट, एज ए इनिशियल पॉइंट एंड ड्रॉ एन आर्क। ओके, अब जब आपकी यहां टिप रखने के बाद ये आर्क आपने ड्रॉ कर दी, उसके बाद फिर आपने क्या किया था, फिर इसको कंपास की जो टिप है उसको यहां पर चेंज किया था, यहां से फिर आपने आर्क लगाई थी। ठीक है, नंबर 3 इसको कुछ भी नाम दिया जा सकता है, या पुट द टिप ऑफ कंपास ऑन आर्क बाउंड्री at straight line and cut the, यहां से साफ नहीं नजर आएगा तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, ये थर्ड पॉइंट। तो
मेरा कहने का मतलब इस तरह से जो जो आपने फंक्शनिंग करी है उनको आप रिटर्न में लिख देंगे तो वो आपकी कंस्ट्रक्शन स्टेप काउंट हो जाएंगे। तो बच्चे ये था आपका आज का टॉपिक लाइन एंड एंगल। ये थोड़ा सा बड़ा तो हो जाता है लेकिन बेटा क्या करें, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही ऐसी चीज है तो इसमें हम ज्यादा ब्रीफ में नहीं जा सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि लाइन एंड एंगल का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ रह भी गया तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, उनका सोल्यूशन हम दोबारा से वीडियो में देंगे। तब तक इस तरह की वीडियो को मैं दोबारा से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ उन सभी बच्चों को आप शेयर करें जो फाइनेंशियली वीक है, जो ट्यूशन अवेल नहीं कर सकते, फीस पे नहीं कर सकते। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो सबको फायदा होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।